फिलहाल आपको सीधा ले चलते हैं देहरादून, जहां पर यूसीसी को लेकर सीएम धामी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। लगातार इसका इन्होंने भी एक तरह से कोऑर्डिनेशन बनाया और बहुत टेक्निकल चीजें थी जो कई बार आप लोग उसको चाहते थे, इसको अच्छा होने के लिए ये भी सोचते थे कि उसको अच्छा करें। धक्का मुक्की भी होती थी छोटी मोटी तो मैंने अब उसको दूसरे तरीके से कहा है। तो अनेक कोऑर्डिनेशन बनाने का काम किया, सभी हमारे अधिकारीगण, सभी हमारे आए हुए अतिथिगण और हमारे सभी मीडिया के सभी मित्र, राज्य के भी और राज्य से बाहर से भी जो हमारे नेशनल मीडिया के लोग भी आए हैं, उन सभी का, पत्रकार मित्र, छायाकार बंधु, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया, मैं सभी का आज इस ऐतिहासिक अवसर पर देवभूमि उत्तराखंड में और इसके मुख्य सेवक सदन में जो पहले आए होंगे उनका स्वागत है, और जो पहली बार यहाँ आए हैं उनका विशेष रूप से मैं स्वागत करता हूँ, सबका अभिनंदन करता हूँ। और आज का ये दिन, जैसा मेरे से पहले बोलने वाले वक्ताओं ने बताया कि आज का ये दिन ऐतिहासिक दिन है, और ये केवल हमारे राज्य के लिए ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष के लिए आज ये बहुत ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि आज हम समाज में समानता स्थापित करने से उद्देश्य से बनाई गई समान नागरिक संहिता को देवभूमि उत्तराखंड में लागू करने जा रहे हैं। और आपने मुझे कहा कि मैं निश्चित रूप से ये मेरा प्रयास है, मेरे साथ हमारे सभी साथियों का प्रयास है, हमारे सभी विधायकों का भी प्रयास है। उन्होंने भी इस विधेयक को बनाने में अपना योगदान दिया, और उससे बड़ी बात कि आप सब लोगों ने ड्राफ्ट बनाने में बड़ा काम किया। 2,35,000 से भी ज्यादा लोगों को आप लोगों ने किसी न किसी माध्यम से इससे जोड़ा, और सभी प्रकार के संगठनों से, राजनीतिक दलों के लोगों से, सबसे आपने सबके सुझाव लिए। लेकिन सही में इस गंगा को निकालने का श्रेय अगर किसी को जाता है तो देवभूमि उत्तराखंड की जनता को जाता है, जिन्होंने हमको जो है इसके लिए अपना आशीर्वाद दिया। आज उत्तराखंड में यूसीसी लागू करके हम संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी सहित संविधान सभा के सभी सम्मानित सदस्यों को अपनी सच्ची भावांजलि अर्पित कर रहे हैं। आप सभी मीडिया के साथियों के माध्यम से मुझे अपने 1.25 करोड़ उत्तराखंड वासियों के समक्ष ये घोषणा करते हुए आज अत्यंत हर्ष और गर्व की अनुभूति हो रही है। और मैं सच में आज थोड़ी देर पहले तो मैं ऐसा नहीं सोच रहा था, लेकिन मैं शत्रुघ्न सिंह जी और राधा रतूड़ी जी जब बोल रही थी उसके बाद सच में मैं थोड़ा भावुक भी हो रहा हूं कि इसी क्षण से आज उत्तराखंड में, इसी क्षण से समान नागरिक संहिता पूर्ण रूप से लागू हो गई है, और इसी क्षण से उत्तराखंड राज्य के समस्त नागरिकों के संवैधानिक और नागरिक अधिकार एक समान हो गए हैं, और इसी क्षण से सभी धर्म की महिलाओं को समान अधिकार प्राप्त हो गए हैं। जो हम बार बार कहते थे कि देश की आधी आबादी का एक पूरा कानून है, तो ये पूरा कानून देवभूमि उत्तराखंड में लागू हो गया है। आज के इस अवसर पर मैं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी को भी समस्त उत्तराखंड वासियों की ओर से हार्दिक धन्यवाद देता हूं कि जिनके मार्गदर्शन में आज हम इस कानून को देवभूमि में लागू करने में सफल हुए हैं। साथ ही
में इस कानून को धरातल पर उतारने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने वाले मैंने शत्रुघ्न सिंह जी का और मनु जी का और सुरेखा जी का, अजय मिश्रा जी का, आपका तो मैंने यहाँ से नाम किया ही था, लेकिन अभी रंजना प्रकाश देसाई जी, जिनको मैं बहुत आदरपूर्वक कभी दीदी भी कहता था, मुझे बहुत बार ऐसा हुआ शुरुआत के दिनों में जब वो मतलब नया नया जब परिचय हुआ था, उनका भी और जस्टिस प्रमोद कोहली जी का भी विशेष रूप से उनका धन्यवाद करता हूं। आप पूरी कमेटी का धन्यवाद करता हूं। नियमावली बनाने के सभी सदस्यों का, उनके अध्यक्ष जी का, शत्रुघ्न सिंह जी का, उनका भी, और हमारे विधानसभा के सभी सदस्यगणों का, और न्याय एवं विधायी विभाग से संबंधित सभी अधिकारीगणों का, गृह विभाग, पुलिस विभाग, हमारे सभी विभाग जिनका अभी शत्रुघ्न सिंह जी ने नाम लिया, आईटी विभाग के लोग हैं, कौन कौन से हैं शैलेश जी, और आईटी डीटी, और सभी विभागों ने और सभी कार्मिकों ने, गार्गी जी का नाम लिया, उनका लिया, नितिका जी का लिया, राम उनियाल जी का लिया, तो और कोई है? हाँ, उन सभी का और सभी संबंधित अधिकारीगणों का, हमारे सभी कार्मिकों का मैं धन्यवाद देता हूं। और ये क्षण मेरे लिए आज सच में बहुत भावनात्मक क्षण है, क्योंकि जो हमने संकल्प लिया था 2022 के विधानसभा चुनाव में अपने प्रदेश के देवतुल्य नागरिकों से जो हमने वायदा किया था, आज हम वो वादा पूरा कर रहे हैं। और सच में तब मैं नया नया इस दायित्व पर आया था, नया नया मुख्यमंत्री की मैंने शपथ ली थी, और 7 महीनों में ही हमको चुनाव में जाना था। उस समय बहुत सारे लोग ये विश्वास नहीं कर रहे थे कि दोबारा से मतलब इस काम को हम आगे बढ़ा पाएंगे या दोबारा सरकार में आएंगे। पर चुनाव से पहले हमने यूसीसी लागू करने का वादा करते समय मुझे पूरा विश्वास था, और मेरे मन में मेरे कई साथी हैं जो यहाँ पर बैठे भी हैं, हमारे वरिष्ठ अधिकारीगण भी हैं, वो हमारे मित्रों की श्रेणी में भी हैं, तो वो बाद में भी मुझे कहते हैं आज भी कि आपके मन में 1% का भी कोई संशय नहीं था कि दोबारा सरकार में आप नहीं आओगे। लेकिन उस समय बहुत सारे लोग नहीं सोचते थे। दीपम जी, आप यहां नहीं थे उस समय। मुझे पूरा विश्वास था कि देवभूमि उत्तराखंड की जनता इस देवतुल्य कार्य में हमारा अवश्य साथ देगी, और हुआ भी यही। उत्तराखंड में पहली बार राज्य स्थापना के 22 सालों के बाद पहली बार जो सरकार थी, दोबारा वो सरकार आ गई। ये राज्य के अंदर एक राज्य में मिथक बना हुआ था, पहले एक परिपाटी थी कि हर बार सरकार बदल जाती है। क्यों रणबीर जी, आप तो मेरे साथ DIPR के डायरेक्टर थे उस समय, आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता है। थोड़ा हास्य विनोद भी हो जाए, क्योंकि आपकी बातें सुन के थोड़ा लोग जो है अभी हाँ नहीं, लास्ट में तो आपने उसको सरल बना दिया, जो सरलीकरण हमारा मंत्र है। लेकिन शुरुआत में थोड़ा सा मुझे लगता है कि दिमाग में जोर पड़ा होगा थोड़ा। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं? क्यों मुन्ना भाई साहब, आप तो बहुत हमारे संविधान के वो हैं। तो और हमने दोबारा जैसे ही हम सरकार में आए, उसके पहले दिन से ही, क्योंकि हमने ये संकल्प लिया था हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, जब हम उस चुनाव में गए थे, तो हमने कहा था कि नई सरकार के गठन होते ही हम सबसे पहला एक काम करेंगे, हम देवभूमि उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए पहले दिन से काम करेंगे, और पहला निर्णय हम वही लेंगे।
और हमने पहला निर्णय वही किया था। हमने अपना काम प्रारंभ कर दिया और आज वो दिन आ गया, आ ही गया। लगभग 3 साल हो गए। मुझे याद है कि 12 फरवरी 2022 को मैंने ये संकल्प देवभूमि उत्तराखंड की जनता के सामने रखा था और लगभग 3 साल होने को है। और वो दिन आज, उस दिन की जो प्रतीक्षा थी वो प्रतीक्षा हमारी पूरी हुई, जिसका हमें बेसब्री से इंतजार था। भाइयों बहनों, अगर मैं एक वाक्य में कहूं तो समान नागरिक संहिता जाति, धर्म, लिंग आदि में अंतर के आधार पर कानूनी मामलों में होने वाले भेदभाव को समाप्त करने का एक संवैधानिक उपाय है। इसके द्वारा सभी नागरिकों को समान अधिकार देने का प्रयास किया गया है। इसके लागू होने से प्रदेश में सच्चे अर्थों में महिला सशक्तिकरण सुनिश्चित हो सकेगा, जिसके बारे में मैंने अभी कहा कि सशक्तिकरण भी होगा, सुरक्षा भी होगी। इसके द्वारा जो कुछ कुरीतियां हैं, अब हलाला, इद्दत, बहुविवाह, बाल विवाह, 3 तलाक आदि जो कुप्रथाएं हैं, उन पर पूरी तरह से रोक लगाई जा सकेगी। हमारे मीडिया के मित्र, मुझे बीच में, मैं दिल्ली के चुनाव में था तो वहां मुझसे मिलने आए थे, तो कुछ लोगों ने मुझसे प्रश्न किया था ऑन कैमरा कि आपने इसमें से जनजातियों को अलग कर दिया है, तो ये समान नागरिक संहिता कैसे है? हमें थोड़ा टेक्निकल भी हो गया आप लोगों के साथ, बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन फिर भी, क्योंकि आप लोगों को तो लिखना पढ़ना होता है और सब बनाना होता है, वो फेस तो हम ही लोगों को करना होता है, जवाब हमको ही देना होता है। तो हमने संविधान के अनुच्छेद 342 के अंतर्गत वर्णित हमारी अनुसूचित जनजातियों को इस संहिता से बाहर रखा है, जिससे कि उन जनजातियों का और उनके रीति रिवाजों का संरक्षण किया जा सके। और वैसे हमारी ड्राफ्ट कमेटी जब उनके पास गई थी तो उन्होंने कहा था उस समय कि हमारी जो पहले इस प्रकार की जो भी बातें थी, अब हम उस तरह से नहीं है मतलब, लेकिन फिर भी अगर हमको कुछ समय दे दिया जाए तो भारत के संविधान में जो विशेष उनको प्रिविलेज मिला हुआ है, उसी के अनुरूप ये ड्राफ्ट बनाते समय ड्राफ्ट कमेटी ने उसका ड्राफ्ट में उन सभी प्रावधानों को किया है। भाइयों बहनों, आज के इस अवसर पर मैं पुनः स्पष्ट करना चाहूंगा कि समान नागरिक संहिता किसी भी धर्म या पंथ के खिलाफ नहीं है। बार बार ये बात भी आती है कि साहब, क्यों सादाब शमसी जी, बार बार ये बात आती है कि जो है ये किसी को टारगेट किया जा रहा है। ये किसी को टारगेट करने जैसी कोई बात नहीं है। ये समाज की जो कुप्रथाएं हैं उनको मिटाकर सभी नागरिकों को समानता से समरसता स्थापित करने का एक कानूनी प्रयास है। और इस कानून के माध्यम से किसी भी धर्म की मूल मान्यताओं और प्रथाओं को नहीं बदला गया है, केवल कुप्रथाओं को दूर किया गया है। यही कारण है कि विश्व के प्रमुख मुस्लिम देशों में सहित दुनिया के सभी सभ्य देशों में पहले से ही समान नागरिक संहिता लागू है। ये शायद कम लोगों को जानकारी होगी। काजमी साहब, आप बहुत बोलते हो हमारी तरफ से टीवी में ना, आप लोग सब इनको सुनते होंगे। काजमी साहब को, मुफ्ती मोहम्मद कासमी साहब हैं ये हमारे, तो ये आपको बार बार पक्ष रखना पड़ता है, सादाब जी को रखना पड़ता है, अन्य लोगों को रखना पड़ता है। तो ये पूरे मुस्लिम देशों सहित दुनिया के अधिकांश देशों में ये संहिता लागू है। इस कानून द्वारा सभी धर्मों के लोगों के लिए विवाह और विवाह विच्छेद तो समझ गए ना, उसको डिफाइन तो नहीं करना है कोई आप लोगों को, भैया बाद में मत कहना, क्योंकि
अलग अलग से वो मैं नहीं बता पाऊंगा। मैं इसलिए ऐसे बोल रहा हूं कि आप लोग अपनी वो उसमें रख लीजिए सब लोग मीडिया में। नहीं तो क्या होता है सौरभ जी, ये बात फिर एक को मतलब एक भी भाई ने लिया तो फिर मुझे जो है 2-3 घंटे जो है इसी में लग जाते हैं। आज क्योंकि कल से राष्ट्रीय खेल भी प्रारंभ हो रहे हैं तो अभी उसमें भी पूरी रात तक काम करना है, सब लोगों को तैयारी करनी है। विनोद दा आप लोग तो मेजबान हैं यहाँ पे। तो विवाह विच्छेद एवं उत्तराधिकार आदि से संबंधित नियमों का, इन सभी नियमों को समान कर दिया गया है। वैसे सभी धर्म के लोग अपने अपने रीति रिवाज के अनुसार विवाह कर सकते हैं, इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। कोई कह दे कि साहब जो है हम आनंद कारज करते हैं, हमारे मान साहब बैठे कहाँ गए हो हैं, तो आनंद कारज में कोई बदलाव नहीं, बल्कि आनंद कारज लागू किया है हमने तो इसमें। ये पहले जो है विदेश जाते समय बड़ी परेशानी होती थी। उधम सिंह नगर में बहुत लोग परेशान रहते थे, क्योंकि मैं वहाँ बचपन से रहा हूँ उन सबके बीच में, तो वो सरल कर दिया। कोई अगर निकाह करता है तो निकाह किसी का रोका नहीं गया है जी, जैसे पहले करते थे वैसे ही अब भी करेंगे। क्यों मनोज जी, यही है ना, जैसे पहले था वैसे ही रहेगा। और जो 7 फेरे लेते हैं, जो पवित्र बंधन, वो भी चलता रहेगा, उसमें कहीं कोई वो नहीं है। और जो मैरिज होती है कहाँ पर, वो लोग चर्च में होती है, वो भी वैसे ही है, उसमें कोई लेकिन सभी धर्मों में एक चीज ये जरूर की गई है कि सभी धर्मों में विवाह की जो न्यूनतम आयु है, लड़कों के लिए 21 वर्ष और लड़कियों के लिए 18 वर्ष अनिवार्य कर दी गई है। मतलब 18 वर्ष से पहले नहीं कर सकते। वहीं दूसरी ओर सभी धर्मों में पति पत्नी को विवाह विच्छेद के पश्चात समान अधिकार देने के साथ ही पति या पत्नी के जीवित रहते हुए दूसरे विवाह को पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया गया है। भाइयों बहनों, समान नागरिक संहिता में संपत्ति के बंटवारे और बाल अधिकारों के विषय में भी स्पष्ट कानून बनाए गए हैं। इन कानूनों के अंतर्गत सभी धर्म और समुदाय में बेटी को भी संपत्ति में समान अधिकार प्रदान कर दिए गए हैं। इसके साथ ही संपत्ति के अधिकार में बच्चों में क्या कोई दिक्कत है? इसके साथ ही संपत्ति के अधिकार में बच्चों में भी किसी प्रकार का भेद नहीं किया गया है। अर्थात प्राकृतिक संबंधों के आधार पर जन्मे, सहायक विधियों द्वारा जन्मे या लिव इन रिलेशनशिप आदि संबंधों द्वारा जन्मे बच्चों को भी संपत्ति में बराबर अधिकार माना जाएगा। वहीं दूसरी ओर किसी भी व्यक्ति की मृत्यु होने के पश्चात उसकी संपत्ति को लेकर परिवार के सदस्यों के बीच किसी प्रकार के मतभेद की स्थिति उत्पन्न न हो, इसके लिए मृतक की संपत्ति पर उसकी पत्नी, बच्चों और माता पिता को भी समान अधिकार प्रदान किया गया है। भाइयों बहनों, वर्तमान समय को देखते हुए युवक और युवतियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने एवं युवाओं को सामाजिक समस्याओं से बचाने के उद्देश्य से इस कानून में लिव इन रिलेशनशिप के लिए पंजीकरण अनिवार्य किया गया है। पंजीकरण कराने वाले युगल की सूचना रजिस्ट्रार उनके माता पिता या अभिभावक को देगा। ये जानकारी पूर्णतः गोपनीय रखी जाएगी। इसके साथ ही लिव इन के दौरान जन्मे बच्चों को भी का बच्चा ही माना जाएगा और उस बच्चे को जैविक संतान के समान समस्त अधिकार प्राप्त होंगे। इसके साथ ही इस कानून के माध्यम से जन्म एवं मृत्यु के पंजीकरण की भांति विवाह और विवाह विच्छेद दोनों का पंजीकरण भी किया जा सकेगा। हाँ, एक बात हमारे में मीडिया के मित्र बार बार ये एक प्रश्न और करते हैं कि ये लिव इन रिलेशनशिप में आपने उनके बेडरूम तक चले गए हैं, आपने